हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम हमारा एक चैप्टर जो है क्लोज कर चुके हैं, लाइव प्रोसेस और 4 सिस्टम्स हमने वहाँ पढ़े थे। लाइव प्रोसेस चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम हमने वहाँ पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमने देखा था। मेन टॉपिक्स वहाँ हमने पूरे कवर कर चुके हैं। अप्रॉक्स 80% आपका चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं लाइव प्रोसेस का। 20% जो चैप्टर है वो हम जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जैसे डायलिसिस वाला एक छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा एक पैराग्राफ आपके प्लांट्स के अंदर है। प्लांट्स में तो हमने कहीं देखा ही नहीं है, अभी एनिमल्स के अंदर वहाँ पूरी बात की है। तो प्लांट्स वाले कुछ टॉपिक्स हैं सिस्टम्स में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में है आपके सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 3 सिस्टम्स के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स के एक एक पैराग्राफ के टॉपिक्स हम देखेंगे बाद में। मेन टॉपिक्स यहाँ हम देख रहे हैं, जब लाइव से क्लासेस होंगी तो वहाँ वापस से इनको अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी जितना आप कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब चैनल से लेक्चर्स ले सकते हैं, उतना आप तैयारी करें। यहाँ हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, केमिस्ट्री का। केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस जो है एक फर्स्ट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री के। वहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं और 5 में से जो है फर्स्ट चैप्टर हमारा ये है बायो। क्या थोड़ा लंबा चैप्टर था लाइव प्रोसेस, तो थोड़ा सा बायो पढ़ते पढ़ते आप बोर भी हो गए होंगे, तो अपन दूसरे लेक्चर्स के अंदर कुछ बचे हुए टॉपिक्स को ले लेंगे इस चैप्टर के बाद, या एक फिज़िक्स के चैप्टर के बाद। तो अभी केमिस्ट्री का ये चैप्टर देखना है। बेटा आप लोग केमिस्ट्री 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि आपकी जो केमिस्ट्री है 10th की वो टोटल इक्वेशंस और रिएक्शन बेस्ड है मोस्टली। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको जो 9th में आपने पढ़ी हैं वो करनी होंगी। मैं आपको यहाँ पर उसको यूट्यूब चैनल से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बेसिक कंसेप्ट है। वो जब अपन लाइव क्लास लेंगे तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो 3 से 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इन चैप्टर केमिस्ट्री इस लेक्चर को लेने से पहले। 9th के कुछ टॉपिक जैसे 1 to 20 एलिमेंट्स जो हैं आपको लर्न होने चाहिए। 1 to 20 एलिमेंट्स में जैसे फर्स्ट हाइड्रोजन से लेके और कैल्शियम 20 एलिमेंट्स में आपको बताऊँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए। अपन यहाँ पर 10th लेवल पर 36 एलिमेंट तक करने वाले हैं वैसे आगे, लेकिन अभी जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो 20 एलिमेंट्स आपको पहले तो लर्न होने चाहिए। उनकी डॉजिंग आप करिए एलिमेंट्स की, किसी भी घर वाले को दे दीजिए कि एटॉमिक नंबर प्लस नेम जो है एलिमेंट का सिंबल, 3 चीज़ें। तो वो आपसे पूछेंगे कि 1 पर क्या आता है, 5 पर क्या आता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है। जैसे 5 पर आपके बोरोन आती है, 11 पर सोडियम आता है, 17 पर क्लोरीन। तो डॉजिंग करके आप तब तो 5 एलिमेंट्स का आप एक ग्रुप बना लीजिए। 1 to 5 पहले लर्न कीजिए हाइड्रोजन से बोरोन तक, और किसी को पूछने के लिए दीजिए। आपके घर में कोई है, भाई बहन या मम्मी पापा, जो भी आपसे 5 मिनट आप 10 मिनट आप उनके ले सकें इसमें। फिर आप 1 to 10 लर्न करिए, 1 to 10 डॉजिंग करवाइए, फिर 1 to 15 की, फिर 1 to 20 की। तो वो आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आपके पास स्पीड में, है ना। तो ये फर्स्ट चीज़ तो आपको ये 1 to 20 एलिमेंट करने हैं केमिस्ट्री अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है यहाँ पर। तो क्योंकि फिर आपको सिर्फ एप्लीकेशंस करनी होंगी, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो है वहाँ पर आपको वैलेंसी आनी चाहिए कि एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी निकालते कैसे हैं। आपको वहाँ रटनी नहीं है चीज़ें बिल्कुल भी, आपको फाइंड आउट करने की वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो अपन वैलेंसी बोलते हैं कि जो कैपेसिटी है आपके कंबाइन होने की, जो कैपेसिटी है, कितना इलेक्ट्रॉन एलिमेंट दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट दे सकता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है वो उसकी कैपेसिटी है, या कितने इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है वो उसकी कैपेसिटी है। तो जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स के लूज़ करने की और गेन करने की, वो कैपेसिटी वैलेंसी कहलाती है। तो वो आपको वहाँ देखनी है। कई बच्चे सोचते हैं कि आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी होती है, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। वैलेंसी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंसी का मीन्स लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कोई भी एलिमेंट,
तो सेकेंड थिंग आपके पास यहाँ पर वैलेंसी हो गई। फर्स्ट थिंग मैंने बताया था 1 to 20 एलिमेंट्स, एंड सेकेंड जो थिंग है वो क्या है, वैलेंसी। थर्ड जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एन जो आयंस हैं आपकी, आयंस की जो टेबल है कि मोनोवैलेंट आयन कितने कौन कौन से हैं, बाईवैलेंट आयन कौन कौन से हैं और ट्राईवैलेंट आयन कौन कौन से हैं। तो वो आयंस अभी मैं आपके जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं कुछ आयंस आपसे, ये आयंस वाली टेबल मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, तो ईजी हो जाएगा आपको थोड़ा सा बनाना। बाकी दो चीज़ें आप ये करके रखें क्योंकि आपने 9th में भी पढ़ी हुई हैं, थर्ड भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। हाँ, जो आयंस की जो टेबल है पॉलीएटॉमिक आयंस कि कितने तरह के आयंस हो सकते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर आयंस की टेबल अभी नेक्स्ट पार्ट में आज ही के लेक्चर में दे दूंगा। तो ये तीन चीज़ अगर आपकी हो जाएंगी तो आपको कंपाउंड फॉर्मेशन आ जाएगी कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनता है, मैग्नीज कोई भी कंपाउंड आप बना सकते हैं अगर ये तीन चीज़ आपको आती हैं तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। जो टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शंस, डेली लाइफ में आप बहुत सारी चेंजेस देखते हैं। आपने जब छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो केमिकल प्रॉपर्टी को लेके जो चेंजेस आते हैं किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर वो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं, और जो भी फिज़िकल चेंजेस हैं उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। जहाँ फिज़िकल चेंज देखते हैं अपन, जैसे किसी के मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आना, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी फिज़िकल चेंज में जाती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होती क्या है। यहाँ मैंने आपको दिया हुआ है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्म होना, कुछ रिएक्टेंट लो और उनसे कोई प्रोडक्ट बने, जैसे ए और A+B, आपने दो रिएक्टेंट यहाँ पर लिए और आपको एक प्रोडक्ट मिला यहाँ पर C। तो रिएक्टेंट को हम किस फॉर्म में देखते हैं, मैंने नीचे लिखा हुआ है आपको, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसे हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्ट ले रहे हैं, अपना जो है पोर्शन दे रहे हैं, वो सारे सब्सटेंसेस जो है रिएक्टेंट कहलाएंगे। और उन सब्सटेंसेस के रिज़ल्ट में जो चीज़ आपको मिलेगी, नया सब्सटेंस, मैंने देखो यहाँ वर्ड लिया है, द सब्सटेंस नहीं लिया मैंने यहाँ पर वर्ड, मैंने यहाँ लिया द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में जो नया सब्सटेंस आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होना जो है ज़रूरी है, यहाँ पर केमिकल चेंज आना ज़रूरी है। अगर आपने रिएक्टेंट लिए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया किसी रिएक्शन के अंदर, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है तो वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती है। केमिकल रिएक्शन होने के लिए आपको ज़रूरी क्या है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए रिएक्शन होने के बाद। तो इस तरह से रिएक्टेंट से आपके प्रोडक्ट बनते हैं। तो अगर हम एक कंक्लूसिव डेफिनेशन देना चाहते हैं केमिकल रिएक्शन की तो दे सकते हैं, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसे ऐसी प्रोसेस जिनके अंदर नए सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। या टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। डेली लाइफ में अगर हम बात करें, जैसे सपोज़ करें आपने आइस ली, सॉरी वाटर लिया, वाटर से आपने आइस बनाई, तो वो आपने वहाँ पर स्टेट चेंज की। आप जो स्टेट क्या लेके आए कि आप लिक्विड स्टेट से और सॉलिड स्टेट में किसी चीज़ को लेके आए, लेकिन वहाँ पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, ओनली फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। या आपने वाटर को बॉईल किया, वाटर वेपर बनाया, तो यहाँ पर भी फिज़िकल प्रॉपर्टी ही ओनली चेंज हुई हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती है। जैसे आपका दूध से दही का बनना, मिल्क से और कर्ड का फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर केमिकल हो सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट का फॉर्म होना किसी भी आयरन सरफेस पर, वो एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट हैं, तो वो केमिकल चेंजेस हैं। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके। तो हम कैसे यहाँ पर पहचानेंगे कि कोई चीज़ केमिकल रिएक्शन है। अगर आप घर में भी कई चीज़ें करते हैं, डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आप होती हैं, लेकिन आपको जब नॉलेज नहीं है तो आप पहचान नहीं पाते कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो अब आपको जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आप जो भी आप वर्क करते हैं तो आप धीरे धीरे ऑब्जर्व कीजिए कि कौन कौन सी जो वर्क करते हैं आप वो केमिकल रिएक्शन में आ सकते हैं। ईजी रहेगा आपके लिए। तो
यहाँ देखिए मैंने कुछ एग्जांपल दिया है आपको कि जिंक आप जानते हैं 30 नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में, और यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, मैंने दिया हुआ है सॉलिड एस लिखा हुआ है, आगे इसकी स्टेट लिखी हुई है मैंने। ये सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हुआ एक्वस सॉल्यूशन जो है AQ, यहाँ में लिखा AQ शॉर्ट में लिखते हैं जब एक्वस सॉल्यूशन लिखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कोई भी चीज़ जो पानी में मिक्स की गई है, जैसे यहाँ पे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड प्योर नहीं लिया है, वाटर में मिक्स है, तो ये एक एक्वस सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का। उससे जिंक सल्फेट आपको फॉर्म हुआ, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ हुई। तो ये एक जस्ट केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है आपको समझाने के लिए कि कैसे रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो यहाँ नया सब्सटेंस आपको जिंक सल्फेटिक सॉल्ट फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। सॉरी बेटा। तो आप जब बात करेंगे कि वर्ड रिएक्शंस क्या केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, वो अपन आगे देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको ये केमिकल रिएक्शन लिखी है, अगर मैं इनको वर्ड्स में मैंने नीचे लिखा हुआ जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये वर्ड इक्वेशन है। तो वर्ड इक्वेशन नीचे लिखी हुई है, ऊपर जो है वो आपकी जो मैंने सिम्बल्स की फॉर्म में आपको यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ जिंक प्लस H2, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन जो है हो सकती है। तो यहाँ पर अब एविडेंसेस की हम बात करेंगे कि हम कैसे पहचानें कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो सकती है या नहीं। दो तरह की केमिकल अपन यहाँ पर मेन जो चीज़ लेके चलते हैं एविडेंस में, कि अगर आपकी किसी भी रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज़ हो रही है या एब्जॉर्व हो रही है, मैंने यहाँ लिखा है रिलीज़ और एब्जॉर्व एनर्जी, या तो रिलीज़ हो या एब्जॉर्व हो। तो अगर रिलीज़ हो रही है तो भी वो एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है, या एब्जॉर्व हो रही है तो भी वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर एनर्जी आपकी रिलीज़ होती है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, या एनर्जी एब्जॉर्व होती है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी टाइप ऑफ रिएक्शंस में। तो यहाँ मैंने जस्ट एक बताया कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे पहचाने, कि अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है या एब्जॉर्व हो रही है तो वो एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो किस टाइप की एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ और एब्जॉर्व हो सकती है, जैसे साउंड एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, या इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। तो ये चार एनर्जी की फॉर्म में या तो एनर्जी रिलीज़ होगी किसी केमिकल रिएक्शन में, या एब्जॉर्व होगी। तो यहाँ आपके लिए ये एक सिंपल फॉर्मेट है यहाँ पर जो मैंने बनाया है। और दूसरे फॉर्मेट में देखिए आप, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, तो जब नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस। मैंने अभी जस्ट ऊपर वाली रिएक्शंस आपने देखी यहाँ पर जिंक सल्फेट वाली, जहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही थी। तो अगर किसी भी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर एक जस्ट एक आप ये ले सकते हैं कि जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खा के आपकी बॉडी के अंदर भी गैस जो बनती है अगर चीज़ें खाते हैं, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है आपके स्टमक के अंदर। आपने डाइजेशन वाला चैप्टर लाइफ प्रोसेस वाला पढ़ा है, तो वहाँ आपको पता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस जो है कैसे फॉर्म होता है डेली लाइफ में। और भी कई रिएक्शंस हैं जहाँ पर गैस फॉर्म होती है। आपने इनो फॉर्म किया है कि जब आप इनो डालते हैं अचानक से, तो वहाँ पर एनर्जी, वो वहाँ पर एनर्जी वाली बात है कि वहाँ एनर्जी एकदम रिलीज़ होती है, जैसे आप वाटर में वो डालते हैं तो वो एनर्जी से रिलेटेड है। तो डेली लाइफ में बहुत सारी रिएक्शंस आप देखने को मिलती है। और दूसरा, और हम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस में हम ले सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो घुलता नहीं है, ठीक है, वाटर में घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो अगर कहीं भी किसी भी रिएक्शन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी बन रहा है आपका, या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन में आ जाता है। कलर में बेसिकली कलर में चेंज आना एक फिजिकल चेंज माना जाता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस में जैसे पोटेशियम परमैंगनेट आपने लिया कि वह किसी रिएक्शन में ऐड करते हैं तो वहाँ नए सब्सटेंस, जो न्यू सब्सटेंस मिल रहा है उसका कलर आपका चेंज हो गया, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो कई में आपके कलर में चेंज आना भी केमिकल रिएक्शन होती है, या ऑर्डर में चेंज आना, उनकी स्मेल में चेंज आना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो ये कई बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो केमिकल रिएक्शन बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कि वो एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन, और आपकी आयंस की टेबल की हम यहाँ बात करेंगे अभी। थैंक यू वेरी मच।